महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। कल 12 विधायकों के साल भर के लिए सस्पेंड किए जाने के बाद से बीजेपी नाराज है। सभी निलंबित विधायकों ने कल राज्यपाल से मुलाकात कर लिखित शिकायत की और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर नाराजगी जताई थी। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कल सदन में जमकर बवाल हुआ। पार्टी विधायकों ने कल सदन की सीढ़ियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं निलंबन के बाद बीजेपी विधायक आशीष सेलार का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि स्पीकर के नो बॉल पर विकेट लिया गया, अब दोनों हाथों से वो बॉलिंग करेंगे। तो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव संभव है और महाराष्ट्र में आज जो सियासी हलचल है वो चरम पर है, क्योंकि कृषि कानून को लेकर बीजेपी हंगामा सदन में कर सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आज दूसरा दिन है सत्र का और ऐसे में विधायकों के निलंबन के बाद वहां पर हंगामा हो सकता है। नाराज बीजेपी विधायक 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया है। कल ये कार्रवाई की गई थी और आज सत्र का दूसरा दिन है। ऐसे में सत्र की शुरुआत में ही हंगामा हो सकता है। जबरदस्त हंगामा कल भी देखा गया था और वैसी कुछ तस्वीर आज भी दिखाई दे सकती है। अब आपको दिखा देते हैं वो विधायक जो कि सस्पेंड किए गए हैं। आशीष सेलार, संजय कुटे, अभिमन्यु पवार, ये वो 12 विधायकों की सूची है जो कल 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे। इसी को लेकर बीजेपी में नाराजगी है। हंगामा भी कल देखा गया। आज दूसरा दिन है सत्र का। गलौज करने वाले लोग तो शिवसेना के थे, बावजूद उसके ये कार्रवाई हुई है। तो इसका वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूं कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। इनका स्वरूप नया तालिबानी इस प्रकार से ही किया जा सकता है। इस प्रकार से ये लोग महाराष्ट्र में कारोबार करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन 12 विधायकों के निलंबन को लेकर अब बीजेपी और सरकार के बीच ठन गई है। पूरे तरीके से टाइम पास करने का काम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंपेरिकल इंक्वायरी बाय बैकवर्ड क्लास कमीशन कहा है और बैकवर्ड क्लास कमीशन को ये इंपेरिकल इंक्वायरी करनी है। बावजूद उसके केवल समय निकालने के लिए और केंद्र सरकार की ओर अंगुली निर्देश करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही है। हमने उसका विरोध किया है और अब सरकार का चेहरा और सरकार का बुर्का फट रहा है, इसलिए सभागृह में कामकाज न हो, इस प्रकार का प्रयास सरकार की ओर से चल रहा है। ओबीसी के ऊपर इतना प्रेम है तो फिर सौदाबाजी काहे की? अगर सत्ता है तो काम करेंगे, नहीं तो ओबीसी का काम नहीं करेंगे। मतलब आपको ओबीसी का प्यार नहीं है, आपको सत्ता का प्यार है। और फिर 3 महीने में आप कर रहे थे तो 5 साल क्यों चुप बैठे भाई? कौन तुमको रोका था? सब तो तुम्हारे हाथ में था। प्रभात जम्मू कश्मीर की, जहां आज परिसीमन आयोग की टीम श्रीनगर दौरे पर पहुंच गई है। ये 9 जुलाई तक चलेगा, जहां आयोग की टीम विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर चर्चा करने वाली है। आयोग समाज के कई समूहों से मिलेगा। सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की जाएगी। साथ ही चुनाव अधिकारियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है ताकि परिसीमन के काम में तेजी लाई जा सके। मैं शुरू से ही ये कह रहा हूं कि डिलिमिटेशन कमीशन पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए डिलिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत काम करता है। जिन लोगों की भी लोकतंत्र में आस्था है, जो चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव हों, जनता की भागीदारी हो, उन लोगों को इसमें निश्चित रूप से भागीदार बनना चाहिए। और इतना ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी तरीका है डिलिमिटेशन कमीशन का कि जब राजनीतिक दलों के लोग, सामान्य जन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बेहतर विधानसभा का गठन हो सकेगा।
वहीं अगर बात करें महबूबा मुफ्ती की, तो वो इस पूरे मामले को लेकर नाराज दिखाई दे रही हैं। इस दौरे को लेकर अलग अलग दलों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो ये सारे डिलिमिटेशन प्रक्रिया चल रही है, ये अच्छे से संपन्न होगी और जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इसका लाभ मिलेगा। बीजेपी क्या अपना स्टैंड रखेगा मीटिंग में? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन पूरी ईमानदारी, कानून के मुताबिक और न्याय और तर्क संगत डिलिमिटेशन हो, इसके लिए हम बात करेंगे। फिलहाल हमने ये फैसला किया, वी विल अप्रोच ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम उनके साथ भी मुशावरत कर लेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बार बार ये मुतालबा कर लेंगे कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड का रिस्टोर होना बहुत जरूरी है। जो होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा, वहां किया कि स्टेट को रिस्टोर किया जाएगा, उस बारे में लातोलाल क्यों? वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। माना यही जा रहा है कि बैठक में फॉर्मूले पर चर्चा की जाएगी ताकि लंबे समय से जारी आपसी मतभेद खत्म हो सके। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर से नाराज बताए जा रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। अब आज कैप्टन की बारी है, वो दिल्ली में है और माना यही जा रहा है कि जल्द सुलह का रास्ता निकल सकता है। राज्य बिजली कटौती को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोल सिद्धू ने जता दिया था कि दोनों नेताओं में अभी बात बनी नहीं है। सर किन मुद्दों को लेकर दरअसल सियासी संकट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बेरोजगारी इसमें अहम मुद्दा है, बिजली संकट, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी, अधूरे चुनावी वादे और अंदरूनी कलह। लेकिन जो दरार कैप्टन और सिद्धू के बीच है उसे पाटने की कोशिश अब पार्टी आलाकमान कर रहा है, इसीलिए ये बैठकों का दौर चल रहा है। हमारा घर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर और कुछ होती है जब जिस पार्टी में व्यक्तित्व होते हैं तो टकराहट होती है, उसका हमने समाधान निकाल करके दिया है। पार्टी अध्यक्षा की जैसे आदेश हो जाएगा तो उसको सब मान लेंगे और सब कह चुके हैं, सिद्धू भी कह चुके हैं कि जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा मैं मानूंगा। आज पंजाब में हालात ये हैं कि सारा पंजाब सड़कों पे उतरा हुआ है। बिजली के लिए हाहाकार कोने कोने में मची है, लेकिन सरकार को लोगों की बिल्कुल परवाह ना होकर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में दिल्ली के गेड़े लगा रहे हैं। आज जो यहाँ पे पैडी का सोइंग सीजन है, जहाँ नहरें सूखी हुई हैं, नहरों में पानी नहीं है, खेतों में बिजली ना आने करके ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं। राजस्थान की बात करेंगे जहां पर सीएम गहलोत और सचिन पायलट के खेमों के बीच खींचतान कम करने कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन आज जयपुर जाएंगे। माकन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। माकन का गहलोत से भी मिलने का कार्यक्रम है। 7 से 17 जुलाई तक चलने वाले महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के अभियान की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो सत्ता के लिए सियासी संघर्ष अब भी जारी है। गहलोत गुट हाईकमान की कमेटी को तवज्जो नहीं दे रहा है, वहीं पायलट गुट बार बार कमेटी का विस्तार करने के लिए, कैबिनेट का विस्तार करवाने के लिए दबाव बना रहा है। कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में 34,703 नए मामले देश भर में सामने आए हैं, जबकि मौत की तादाद घटकर 553 रह गई है। एक दिन में करीब 52,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 4,64,357 रह गई है। बीते 111 दिन में यह सबसे कम आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की तस्वीर बदलने लगी है और इसे लेकर आज से बड़ी कवायद शुरू हो रही है। ये कवायद है विधानसभा सीटों के परिसीमन की। आज परिसीमन आयोग की टीम श्रीनगर पहुंच रही है और जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत करेगी। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली की कवायद शुरू हो गई है। घाटी में परिसीमन आयोग की एक अहम बैठक होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में
घाटी के सभी राजनीतिक दलों को चर्चा के लिए बुलाया गया है। पीडीपी को छोड़कर कश्मीर घाटी के सभी राजनीतिक दल परिसीमन आयोग से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। बैठक से पहले राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट परिसीमन आयोग को सौंप दी है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अभी तक इस बैठक से दूरी बना रखी है। पीडीपी की ओर से बैठक में कौन शामिल होगा, इसका खुलासा नहीं किया गया है। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में भी परिसीमन का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन केंद्र ने साफ कर दिया था कि चुनाव करवाने से पहले परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। महबूबा मुफ्ती के रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि पीडीपी के इस बैठक में शामिल होने की संभावना कम ही है। महबूबा मुफ्ती पहले ही कह चुकी हैं कि जब तक अनुच्छेद 370 नहीं हटाया जाता वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद गुपकार नेताओं के बीच लगातार विचार विमर्श जारी है। रविवार को एक के बाद एक 2 बैठकें हुई, हालांकि कोई नतीजा नहीं निकला। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने साफ किया कि परिसीमन आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला पार्टियों पर छोड़ दिया गया है। परिसीमन आयोग की टीम आज से 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। इस दौरान आयोग नेताओं, समाज के समूहों और चुनाव अधिकारियों से बातचीत करेगा ताकि जम्मू कश्मीर में नए विधानसभा क्षेत्र बनाने पर आवश्यक सूचनाएं इकट्ठा कर सकें। जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के एक पखवाड़े के अंदर परिसीमन आयोग का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो। अब बात रफाल डील की, जिस पर राजनीति का नया राउंड शुरू हो चुका है। फ्रांस में कुछ नए दावों के आधार पर रफाल डील की न्यायिक जांच शुरू हुई है। इसे ही मुद्दा बनाकर कांग्रेस सहित विपक्ष हमलावर है और ये कह रहा है कि देश में भी रफाल डील की जांच होनी चाहिए और ये जांच जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से होनी चाहिए। 2016 में हुई राफेल डील के तहत भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन बनने को तैयार है, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग उठा दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस में 7.8 अरब यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपयों के राफेल डील की जांच शुरू हुई है। राफेल इंटर गवर्नमेंटल डील थी, मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील का मतलब उसमें 2 सरकारें शामिल थी, 2 देश शामिल थे, एक था भारत, एक था फ्रांस। फ्रांस ने तो जांच बैठा दी, 2 में से एक ने तो जांच बैठा दी, दूसरा जांच बैठाना तो बहुत दूर की बात है, एक टिप्पणी नहीं, एक शब्द नहीं, और ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए जानी जाती, वहां भी चुप्पी। भारत फ्रांस राफेल डील की जांच फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस के वित्तीय अपराध जांच शाखा पीएनएफ ने शुरू की है। फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में 2016 के राफेल डील में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी जैसे कई खुलासे का दावा किया है। इसके आधार पर फ्रेंच एनजीओ शेरपा ने जांच की मांग की थी। गौरतलब है कि मीडिया पार्ट की रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसी ही जांच की 2019 में पीएनएफ ने खारिज की थी, लेकिन अब न्यायिक जांच शुरू की गई है। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सबने देखा है। सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहां की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने राफेल डील में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन फ्रांस में जांच शुरू होने के बाद विपक्ष को फिर मौका मिला है। आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मोडिया की तरह सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। एक दिन पहले भी राहुल ने एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर लिखा था, चोर की दाढ़ी।
कांग्रेस राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर रही है। जेपीसी जांच की मांग सीपीएम की ओर से भी हुई है। It is now very clear from all the documents that have come out in the media in France that there is a lot of fishy business that needs to be properly dealt with, and the guilty will have to be brought to book. बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कहा कि केंद्र सरकार को फ्रांस में जांच का संज्ञान लेना चाहिए और राफेल विवाद को जन संतोष के मुताबिक निपटारा करना चाहिए। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। देश के कई हिस्सों में धार से हाहाकार मच चुका है, मगर बाढ़ की सबसे भयावह स्थिति बिहार में है, जहां पर कई जिलों में बाढ़ का कहर है। रेल हो, रोड हो, मकान हो, सब पानी से घिर गए हैं। यहां जिंदगी लहरों से जूझ रही है। कोसी नदी उफान पर है और उसके बांध के नीचे से रिस रहे पानी ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया। दस जिलों की तस्वीर आपके सामने है। सीतामढ़ी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, शिवहर, बगहा, सगौली, सुपौल, रक्सौल, बेतिया और वाल्मीकि नगर, जहां पर बाढ़ के पानी ने कहर ढाया हुआ है। आपको बाढ़ से मचे हाहाकार की खबर विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे अचानक आई बाढ़ से 3 महिलाओं की जान आफत में फंस गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सैलाब से घिरी इन महिलाओं को बचाने के लिए बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नदी के इस छोर पर बदहवास खड़ी ये महिलाएं जब इधर पहुंची थीं, तो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि चंद पलों में वो मुसीबत में फंसने वाली हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के छब्बे चक गांव की है। गांव के बीचों बीच बहती है उज्ज नदी। ये महिलाएं नदी के इस पार रोजाना के काम के सिलसिले में आई थीं, तभी फ्लैश फ्लड से उज्ज नदी में उफान आ गया। अब महिलाओं के सामने मुसीबत ये कि वो कैसे घर जाएं। किसी तरह गांव वालों को खबर मिली। फिर क्या था, गांव वाले दौड़ पड़े, पुलिस भी आई, राहत वाली टीम भी पहुंची। रस्सा, लाइफ जैकेट, ट्यूब, बचाव का सारा साजो सामान उज्ज नदी के किनारे हाजिर था और फिर शुरू हुआ महिलाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन। गोताखोरों की टीम रस्सी लेकर इस छोर से उस छोर पहुंची, ताकि जब महिलाएं नदी पार करें तो पानी की तेज धार में उन्हें रस्सियों का सहारा मिल सके। नदी में पानी का तेज उफान देख सकते हैं। बगैर सहारे के इसे पार करना कतई आसान नहीं। चंद घंटे की कवायद रंग लाई। एक एक महिला को बाहर निकाल लिया गया। मैं सरपंच साहब से बात कर रहा था कि लोगों को यही अवेयर करें कि वो नदी के किनारे मत जाएं, क्योंकि बारिश का दौर है। आपको पता है अभी बरसात शुरू हो गई है, ऊपर बारिश होगी, रात को बारिश होगी, अचानक इसका जो नदी का पानी है वो बढ़ सकता है, तो उसके जानी माली नुकसान होने का खतरा रहता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको पता ही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो लफ्ज़ है वो वैसा ही है कि उसमें मशक्क़त तो होती है, लेकिन इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। पुलिस, SDRF और जो लोकल पब्लिक है, सबने मिलकर काम किया। महिलाएं जब इस पार पहुंची तो उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। मुश्किल हुई, अगर हम मर जाते तो हमारे घर वाले तो उधर ही रह जाते। हम डेली आते हैं इधर, स्कूल भी जाना पड़े तो सुबह सुबह इधर ही आना। अगर पीछे पानी आ गया तो हमारा एग्जाम तो उधर ही रह गया, हम इधर ही रह गए पार ही। कितने वर्षों से आप आ रहे हो? मेरी 22 साल उम्र हो गई, मैं 22 साल से इधर ही आ रही हूँ। किसी ने इतने मेंबर सरपंच बन के चले भी गए, किसी ने हमें फ्लैश नहीं दिलवाई। हमारी बस सरकार से यही मांग है कि हमारे हर घर में फ्लैश होनी चाहिए। गांव के सरपंच का कहना है कि बरसात के मौसम में ग्रामीणों से बार बार उज्ज दरिया के उस पार जाने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी लोग इसे नहीं मानते हैं और फ्लैश फ्लड से जान पर खतरा बन जाता है। बोल कर रखा है कि आप दरिया की तरफ मत जाएं,
क्योंकि कभी भी पानी आ सकता है, क्योंकि उज्ज रिवर एक ऐसा दरिया है जिसको हम धोखेबाज, डोगरी में धोखेबाज कहते हैं, कभी भी पानी आ सकता है। और पर फिर भी लोगों को बोलने के बावजूद भी कुछ लोग लकड़ी चुनने के लिए अपनी जरूरत के लिए चले जाते हैं। बहरहाल अंत भला तो सब भला, फ्लैश फ्लड में फंसी महिलाओं की जान बच गई। सुदर्शन भार्गव, कठुआ, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार में इस वक्त बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी घरों को निगल रहा है, जिंदगी पर प्रहार कर रहा है। कहीं बाढ़ में बाइक सवार बह गए तो कहीं बाढ़ में लोगों से भरी नाव पलट गई। बाढ़ से तबाही की इन तस्वीरों को देखकर सिहरन पैदा होती है और फिर यही सवाल उठता है कि बिहार में बार बार बाढ़ क्यों आती है। बाढ़ में डूबते बिहार की तस्वीरें हैं। अमूमन हर साल यहां बाढ़ से ऐसा ही या फिर इससे भी भयानक मंजर देखने को मिलता है। बिहार के 11 जिलों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है, जिनमें सीतामढ़ी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, दरभंगा, चंपारण, समस्तीपुर, खगड़िया, किशनगंज डूबे हुए हैं। जबकि बिहार की नदियों गंडक, बागमती, कमला, महानदी में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। कमला और बागमती नदी तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो आइए अब आपको जिलेवार बाढ़ का कहर दिखाते हैं, कैसे बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के सीतामढ़ी में 2 बाइक सवारों के लिए बाढ़ कहर बन गई। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड में बुलेट बाइक पर सवार 2 भाई बाढ़ के बीच सड़क को पार कर रहे थे, तभी सैलाब दोनों को बहा ले गया। किसी तरह से एक ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दूसरा भाई बहता हुआ गहरे पानी में चला गया। बाद में मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और शव की तलाश की जा रही है। हम आपको बता दें कि जो शख्स डूबा है उसकी शादी 30 मई को ही हुई थी। सीतामढ़ी में बाढ़ भयंकर तांडव मचा रही है और ये तस्वीरें सीतामढ़ी जिले के सुप्पी से आई हैं। यहाँ बागमती नदी कहर बनकर गुजर रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं, खेतों में फसलें तबाह हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि अब तो लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। बिहार के बेतिया की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ बाढ़ में एक नाव ही पलट गई। इसके बाद हाहाकार मच गया। बोट पर सवार 2 दर्जन लोगों की जान पर बनाई, सब के सब डूबने लगे। पानी में छटपटाने लगे। उसके बाद लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। किसी को मानव श्रृंखला बनाकर रस्सी के सहारे बचाया गया, तो किसी की तरफ टायर की ट्यूब फेंकी गई ताकि वो ट्यूब के सहारे अपनी जिंदगी बचा सके। बेतिया में इस तरह से बोट डूबने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद जो गांव वाले तैरना जानते थे, उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद 14 लोगों की जान बचाई, जबकि जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने खुद अपनी जान बचाई। बेतिया में लगातार बारिश हो रही है और यहां सिकरहना नदी ने तबाही मचाई हुई है। दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग भगवान भरोसे बाढ़ के हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। ये दरभंगा की तस्वीरें हैं। यहां कमला बलान नदी काल बनी है। ये देखिए कैसे बाढ़ का पानी एक स्वास्थ्य केंद्र को लील गया और पूरी इमारत धराशायी हो गई। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ तांडव मचा रही है।
और नदी का पानी अपनी हदों को पार करते हुए गांव और घरों में घुस रहा है। ये इलाका साल में तकरीबन 6 महीने बाढ़ से प्रभावित रहता है, लेकिन न तो सरकार ने कुछ किया और न ही प्रशासन ने। बिहार में विकराल बाढ़ की ये तस्वीरें भी देखिए। कैसे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक डूबी हुई है। यहाँ जल कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल खंड पर आज दूसरे दिन भी रेल का परिचालन बंद है, क्योंकि सुगौली में रेलवे ट्रैक पर पानी है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पुल है, उसमें काफी तेज बहाव है पानी का, जिसकी वजह से ये माना गया जो रेलवे के इंजीनियर हैं कि अभी ट्रेन का परिचालन करना ठीक नहीं है। सुगौली शहर में पानी है। स्टेशन रोड के साथ साथ NH-28 पर भी पानी है। सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। सिकरहना नदी में आए बाढ़ की वजह से सुगौली ब्लॉक के आधा दर्जन पंचायतों में बाढ़ का पानी है, जिससे वैक्सीनेशन पर भी असर पड़ रहा है। सुगौली से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग और मवेशी मर जाते हैं। कई लापता हो जाते हैं, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। एक प्रकार से बाढ़ बिहार में सालाना त्रासदी बन चुकी है, जो हर साल आती ही है। यही कारण है कि बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका बन गया है। बाढ़ के तांडव की ये एक और तस्वीर है। बाढ़ के पानी ने किनारों को काटते हुए इस मकान को अपने आगोश में ले लिया। और मोतिहारी के सुगौली की ये तस्वीर भी देख लीजिए। खुद लोग अपने आशियानों पर हथौड़े चला रहे हैं। जिस मकान को उम्र लग जाती है बनाने में, लेकिन बाढ़ में ये मजदूर लोग खुद अपने मकानों को तोड़ रहे हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई भी सुनिए। इन्हें पता है कि अगर बाढ़ में इनका मकान ढह गया और पानी में बह गया तो कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है ईंट और लोहा ही मिल जाए, ताकि नया मकान बना सके। हम आपको बता दें कि सिगौली के इस गांव में सिकरहना नदी से भयानक कटाव हो रहा है। दर्जनों घर नदी की धारा में विलीन हो चुके हैं। बाढ़ का पानी पूरे गांव को निगलने के लिए आमादा है। ऐसे लोग अपने मकान के मलबे और बचे हुए सामान के साथ पलायन को मजबूर हैं। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी काल बनी हुई है। निचले हिस्से के 42 गांव में बाढ़ घुसपैठ कर चुकी है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। बाढ़ ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। हालात ये हैं कि मुंगेरा गांव के भगत मांझी को अपने 2 बच्चों को कंधे पर उठाकर मीलों चलना पड़ा। बच्चों को बुखार और खांसी हो गया था। ऐसे में छाती भर पानी में डूबकर उन्होंने 8 किलोमीटर पैदल सफर किया। मांझी जैसे न जाने कितने लोग बाढ़ की इस विभीषिका को झेलने पर मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर के इस थाने की तस्वीर को देखिए। पूरा थाना डूबा हुआ है और सैकड़ों गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं। बाढ़ का पानी थाने में घुस गया और थाने का बेसमेंट लबालब हो गया। सिर्फ थाने ही नहीं, कई मकान भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बिहार के बगहा का सलहा गांव टापू बन चुका है। बाढ़ में सड़कें बह गई हैं, जिधर देखो पानी ही पानी है। हम आपको बता दें कि इस गांव में पिछले 1 महीने में 5 दफा बाढ़ आ चुकी है। गांव वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा आता है और ना ही प्रशासन का कोई बंदा। बिहार में हो रही बारिश और नेपाल से नदियों में आ रहे पानी ने बिहार को घेर लिया है। आप कटिहार, रक्सौल, शिवहर, किशनगंज और सुरौल की ये तस्वीरें देख सकते हैं। बिहार किस तरह से मुसीबतों की बाढ़ से जूझ रहा है। और बाढ़ से जूझते इस बिहार की कोई सुध लेने वाला नहीं है। चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उसके बाद ना तो नेताजी आते हैं, ना ही प्रशासन बाढ़ के इस पानी के बीच फटकता है। आज तक ब्यूरो।